दोस्तों, क्या आप जानते हैं एल&टी कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी? और क्या आपको पता है एल&टी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? और क्या आप जानते हैं एल&टी कंपनी क्या क्या बनाती है? दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम एल&टी के ही बिजनेस एम्पायर और सक्सेस जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास बनी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और गुजरात के ही मोढेरा में बनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। इसी के साथ ही मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब का रियाद मेट्रो और दिल्ली की लोटस टेम्पल जैसी खूबसूरत इमारत को बनाने वाली कंपनी एल&टी यानी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। ये नाम सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एल&टी भी टाटा, बिरला और रिलायंस जैसी अपने देश की एक कंपनी है, जिसने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है। वैसे देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम एल&टी का बैकबोन है और उनके डिजाइन, आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया मानती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पावर और फाइनेंस जैसे फील्ड्स में भी एल&टी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप जानकर हैरान हो गए कि देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात हो या फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत का निर्माण हो, हमारी सरकार ने एल&टी पर ही भरोसा जताया है। दोस्तों, एल&टी के स्टोरी की शुरुआत 1934 में हुई, जब डेनमार्क की एक मशीन बनाने वाली कंपनी ने एक सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिश्चियन टूर्बो और एक केमिकल इंजीनियर हेनिंग हॉल क्लासन को एक सीमेंट कंपनी के इंस्टॉलेशन और मर्जर के सिलसिले में इंडिया भेजा। दरअसल लार्सन एंड टर्बो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया और ये दोनों दोस्त वापस नहीं लौट सके। इंडिया में ही रिफ्यूजी की तरह रहने लगे और यहीं रुककर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे तो बचे नहीं थे, इसीलिए मुंबई में एक छोटे से रूम से उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में एल&टी की शुरुआत की, जिसे 1946 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि इंडिया में भी अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए हम ज्यादातर सामानों के लिए यूरोपियन कंट्रीज पर ही निर्भर थे। लार्सन एंड टूर्बो इंडिया की जरूरतों को अच्छी तरह से समझते थे और बिजनेस कैसे करना है ये भी उनको अच्छी तरह से पता था। वे कई यूरोपियन कंट्रीज के एजेंट बन गए और लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान का इंपोर्ट करने लगे। डेनमार्क से भी डेयरी से रिलेटेड इक्विपमेंट मंगाकर वो इंडिया में सप्लाई करते थे। वॉर का समय था, जिसकी वजह से काफी सारे शिप्स डैमेज हो गए थे, जिनकी मरम्मत की जरूरत थी। लार्सन एंड टर्बो को इसमें भी एक मौका दिखा और छोटा सा वर्कशॉप खोलकर शिप रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इस काम को उन्होंने अपने कोर बिजनेस के साथ मर्ज नहीं किया, बल्कि इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने हिल्डा लिमिटेड नाम की एक सेपरेट कंपनी बना दी। माना जाता है कि टाटा ने ही एल&टी को इंस्टॉलेशन के फील्ड में उतरने का मौका दिया था, जिससे उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल टाटा ने किसी जर्मन कंपनी को एक सोडा ऐश यानी कि वॉशिंग सोडा प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मन इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और टाटा ने इसी काम को एल&टी को सौंप दिया था। अब एल&टी के हिसाब से तो ये एक बड़ा काम था और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उन्हें टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अच्छी क्वालिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को समय से पहले ही पूरा करके दे दिया। पूरे देश में एल&टी की तारीफ होने लगी और उन्हें और भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। भारत में कामयाबी को देखकर देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज एल&टी के साथ काम करना चाहती थी। आजादी के बाद कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करते हुए कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी अपना ऑफिस शुरू कर लिया और 1950 में मुंबई के पवई इलाके में IIT मुंबई की स्थापना के लिए जब सरकार ने जमीन एक्वायर किया तो एल&टी ने भी आसपास के जंगल का खाली पड़ा 55 एकड़ जमीन खरीद लिया। चारों तरफ दलदल और कूड़े का अंबार था, लेकिन जब एल&टी ने उस एरिया को डेवलप करना शुरू किया तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और आज पवई की दशा बिल्कुल बदल चुकी है। 1950 में ही एल&टी एक पब्लिक कंपनी बन गई और कुछ दिनों बाद मुंबई ऑफिस को बलाड स्टेट के ICI हाउस शिफ्ट कर दिया गया, जिसे बाद में एल&टी नहीं खरीदकर अपना हेडक्वार्टर एल&टी हाउस बना दिया। 1965 में लार्सन एंड टर्बो के डेडिकेशन को देखकर डॉक्टर होमी भाभा ने उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में सपोर्ट करने के लिए कहा। हालांकि उस दौर में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना घाटे का सौदा था, लेकिन देश की जरूरत को देखते हुए एल&टी ने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया और 70 के दशक में विक्रम साराभाई ने एल&टी को इसरो के साथ काम करने का मौका दिया। इस तरह एल&टी देश के न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम के साथ भी जुड़ गई और 1985 आते आते एल&टी DRDO के साथ डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम करने लगी और आज वो
देश के लिए कई तरह के डिफेंस वेपन्स, मिसाइल सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इंजीनियरिंग सिस्टम्स और सबमरीन का निर्माण करती है। दोस्तों, एल&टी के बढ़ते कद को देखते हुए देश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिलीज अंबानी और बिरला ने एल&टी के हॉस्टाइल टेकओवर की असफल कोशिश भी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब होता है जब कोई कंपनी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती है, लेकिन कोई ज्यादा पूंजी वाली कंपनी या इंसान मार्केट से उनके शेयर परचेस करके उन पर अपना कंट्रोल कर ले, तो ये हॉस्टाइल टेकओवर कहलाता है। 19 के दशक में तो एल&टी रिलायंस के हाथों में जाते जाते रह गई थी। कंपनी के उस दौर के सीईओ एएम नायक की अगर बात माने तो धीरूभाई अंबानी एल&टी के एक्विजिशन को लेकर काफी सीरियस थे और एक सोची समझी प्लान के तहत अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह भी दिला दी थी। हालांकि एल&टी बोर्ड इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि अंबानी कंपनी पर पूरा होल्ड चाहते हैं। धीरे धीरे कंपनी में अंबानी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 19% तक हो गई। लेकिन 1989 में पॉलिटिकल सिनारियो कुछ इस तरह बदला कि धीरूभाई अंबानी के हाथ से ये मौका निकल गया, क्योंकि उस वक्त एल&टी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर LIC आगे आई और सरकार के इंटरफेयर के बाद अंबानी को एल&टी से बाहर जाना पड़ा। हालांकि एल&टी का मुश्किल दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। रिलायंस ने जब अपनी हिस्सेदारी कम की तो आदित्य बिरला ग्रुप ने उस हिस्सेदारी को खरीद लिया। ऐसे एएम नायक ने अपने कर्मचारियों को समझाया कि यदि हम सब मिलकर कंपनी का शेयर खरीद ले तो कोई बाहरी कंपनी को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। उनकी बात का असर हुआ और एल&टी एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने बिरला की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली और एक सेटलमेंट के तहत अपना सीमेंट बिजनेस यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला को सौंप दिया। दोस्तों, रिलायंस या बिरला ने एल&टी को हासिल करने के लिए जो प्रयास किया उसे सही या गलत के तराजू पर तोलना ठीक नहीं, क्योंकि ये धंध है और अपने एम्बिशन और विजन को पूरा करने के लिए कंपनी तेजी से उभरते हुए अपने कंपटीटर को रास्ते से हटाना चाहती है। और अगर हम एल&टी की ही बात करें तो 2006 में एल&टी ने इस स्पेक्ट्रम इन्फोटेक नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर किया था और 2019 में माइंडट्री नाम की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर कर अपने में मर्ज कर लिया था। दोस्तों, आज एल&टी 100 से ज्यादा सब्सिडी के साथ दुनिया के 50 देशों में काम कर रही है और $20 बिलियन के रेवेन्यू के साथ ही 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इंडियन गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन के जीडीपी का जो टारगेट लेकर काम कर रही है वह इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही पूरा हो सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाइना है, जो पिछले 30 सालों में ही हमसे 5 गुना आगे निकल गया। लेकिन आज दुनिया भर में चीन के खिलाफ बने सेंटिमेंट का फायदा एल&टी हमें दिला सकती है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके उन्होंने अपने आप को साबित किया है।